नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके अंदर धड़कता है, मानव हृदय। हमारे सामने शरीर रचना विज्ञान की एक पुरानी किताब से कुछ पन्ने और बहुत ही बारीक चित्र हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना कि हृदय सिर्फ एक क्या कहते हैं पंपिंग मशीन नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। हम इसकी बाहरी बनावट से लेकर इसके अंदरूनी चैम्बर्स, वाल्व और यहाँ तक कि इसकी खुद की प्लम्बिंग और वायरिंग प्रणाली की भी पड़ताल करेंगे। एक तरह से हम इसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक हैरान करने वाले तथ्य से। इन चित्रों को देखकर मुझे पता चला कि हृदय का आकार वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर बनाते हैं। ये असल में एक तिकोने पिरामिड जैसा है और थोड़ा झुका हुआ है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा पिरामिड है जिसका चौड़ा हिस्सा यानी बेस पीछे की तरफ होता है और नुकीला सिरा, जिसे एपेक्स कहते हैं, वो आगे, नीचे और बाईं ओर झुका हुआ होता है। अच्छा, इसीलिए हम अपनी धड़कन बाईं तरफ महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, ये स्रोत बताते हैं कि पुरुषों में इसका औसत वजन लगभग 270 ग्राम और महिलाओं में 260 ग्राम होता है। बस 10 ग्राम का फर्क। हाँ, पर यह छोटा सा अंतर भी हमें इस अंग की कार्य क्षमता और डिजाइन की पहली झलक देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये छाती के बीच में है, जिसे मेडिकल भाषा में मीडियास्टिनम कहते हैं। लेकिन ये पिरामिड वाला एंगल, ये थोड़ा अजीब है। इसका कोई खास कारण है क्या? हाँ, इसकी वजह बहुत व्यावहारिक है। ये झुकाव इसे फेफड़ों और दूसरी संरचनाओं के बीच आराम से फिट होने देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पिरामिड का झुकाव व्यक्ति के सीने के आकार पर भी निर्भर करता है। सच में? हाँ, स्रोत के अनुसार अगर किसी का सीना चौड़ा है तो हृदय ज्यादा लेटा हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर सीना संकरा है तो ये ज्यादा सीधा या वर्टिकल होता है। शरीर खुद को एडजस्ट कर लेता है। कमाल है। अब मैं इन चित्रों में हृदय की बाहरी सतह पर कुछ लकीरें या खांचे देख रही हूँ। स्रोत में इन्हें सिल्लों या सल्कस कहा गया है। ये सिर्फ डिजाइन है या इनका कोई मतलब है? नहीं नहीं, इनका बहुत गहरा मतलब है। ये खांचे सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये बाहरी सतह पर उन दीवारों के निशान हैं जो अंदर के 4 चेंबरों को अलग करती हैं। जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस वो लकीर है जो नीचे के 2 बड़े चेंबर्स यानी वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार के ठीक ऊपर होती है। तो ये खांचे एक तरह से रोड मैप है। हाँ बिल्कुल, रोड मैप। किस चीज के लिए? हृदय की अपनी प्लम्बिंग प्रणाली के लिए। इन्हीं खांचों के अंदर हृदय को खून पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कॉरोनरी धमनियां और नसें सुरक्षित रहती हैं। प्रकृति ने इन जरूरी पाइपलाइनों को रखने के लिए पहले से ही रास्ते बना दिए हैं। वाह, तो बाहरी डिजाइन भी अंदरूनी फंक्शन से जुड़ा है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं। स्रोत में उन दीवारों का जिक्र है जो चैम्बरों को अलग करती हैं, जिन्हें सेप्टम कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही आकर्षक नाम है, फोसा ओवालिस। यह सुनने में किसी प्राचीन रोमन खंडहर जैसा लगता है। और आपका अंदाजा लगभग सही है। ये एक तरह का अवशेष ही है। फुसा ओवालिस दाएं अलिंद यानी कि राइट एट्रियम की दीवार में एक छोटा अंडाकार गड्ढा है। यह असल में भ्रूण के हृदय में मौजूद एक छेद, फोरामेन ओवाले का बचा हुआ निशान है। एक छेद 2 चैम्बरों के बीच में, वो तो खतरनाक होना चाहिए। जन्म के बाद हाँ, लेकिन जन्म से पहले यह जीवन रक्षक होता है। देखिए, गर्भ में भ्रूण सांस नहीं लेता। अच्छा। उससे ऑक्सीजन अपनी माँ के खून से प्लेसेंटा के जरिए मिलती है, तो उसके खून को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में जाने की जरूरत ही नहीं होती है। ये छेद फोरामेन ओवाले एक शानदार शॉर्टकट का काम करता है। शॉर्टकट? हाँ, ये ऑक्सीजन युक्त खून को सीधे दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में भेज देता है, जिससे खून फेफड़ों को बाईपास कर सीधे शरीर में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर जन्म से पहले और बाद के लिए 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट पर काम करता है, और ये फोसा ओवालिस उस स्विच का एक स्थायी सबूत है। जन्म के बाद इस छेद का क्या होता है? जैसे ही बच्चा जन्म लेकर पहली सांस लेता है, फेफड़ों में रक्त का दबाव बदल जाता है। इस दबाव के बदलाव से ऊतक का एक छोटा फ्लैप इस छेद पर आकर चिपक जाता है और कुछ ही महीनों में यह स्थायी रूप से बंद हो जाता है। जो निशान रह जाता है वही फोसा ओवालिस है। ये तो वाकई अद्भुत है। अब बात करते हैं हृदय के असली पावर हाउस की, वेंट्रिकल्स की। इन चित्रों में साफ दिख रहा है कि बायां वेंट्रिकल दाएं वाले से कहीं ज्यादा मोटा और मजबूत है। दीवारें लगभग 3 गुना मोटी लग रही हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसका कारण पूरी तरह से काम से जुड़ा है।
ये डिजाइन की कार्यकुशलता का शिखर है। दाएं वेंट्रिकल का काम आसान है। उसे खून को सिर्फ पास वाले फेफड़ों तक पंप करना है। ये एक कम दबाव वाला छोटा रास्ता है। लेकिन बाएं वेंट्रिकल पर पूरे शरीर का भार है। उसे खून को बहुत ज्यादा दबाव के साथ महाधमनी में पंप करना होता है, ताकि वो सिर की कोशिकाओं से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंच सके। मतलब एक को बस पड़ोस तक जाना है और दूसरे को पूरे देश का चक्कर लगाना है। बिल्कुल सही उपमा है। हाँ। इसी वजह से बाएं वेंट्रिकल की मांसपेशीय दीवार, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, जबकि दाएं वेंट्रिकल की दीवार सिर्फ आधा सेंटीमीटर के करीब होती है। उसे ज्यादा ताकत चाहिए, इसलिए उसकी मांसपेशियां ज्यादा मजबूत हैं। और इन शक्तिशाली वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ और भी अजीब संरचनाएं हैं। स्रोत इन्हें पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडिने कहता है। ये तो तस्वीरों में किसी टेंट या पैराशूट की डोरियों जैसी दिख रही हैं। आपकी उपमा एकदम सटीक है। इन्हें अक्सर हृदय की डोरियां भी कहा जाता है। पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल की दीवार से निकलने वाले छोटे मांसपेशी के स्तंभ हैं, और कॉर्डे टेंडिने उनसे जुड़ी मजबूत रेशेदार डोरियां हैं जो वॉल्व के कपाटों से जुड़ी होती हैं। तो ये पैराशूट की डोरियां करती क्या हैं? जब वेंट्रिकल पूरी ताकत से सिकुड़ता है तो अंदर खून का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना दबाव होता है कि यह अलिंद और निलय के बीच के वॉल्व को उल्टी दिशा में, मतलब वापस अलिंद की तरफ धकेल सकता है। अच्छा, लीक होने से बचाने के लिए? बिल्कुल। ये डोरियां इन पैपिलरी मसल्स के साथ मिलकर वॉल्व के कपाटों को कसकर पकड़े रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पैराशूट की डोरियां उसे पलटने से रोकती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि खून का बहाव सिर्फ एक ही दिशा में हो, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं। वाह, तो ये मांसपेशियां वॉल्व को संभालती हैं। लेकिन इन सारी मांसपेशियों को, चाहे वो वेंट्रिकल की मोटी दीवार हो या ये छोटी पैपिलरी मसल्स, इन्हें खुद काम करने के ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन्हें भी तो खून की सप्लाई चाहिए होगी, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। और ये हमें हृदय की अपनी प्लम्बिंग प्रणाली यानी कोरोनरी धमनियों तक ले जाता है। हृदय एक अथक मांसपेशी है, ये कभी आराम नहीं करता। इसलिए इसे शरीर के किसी भी दूसरे अंग से ज्यादा लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये आपूर्ति 2 मुख्य कोरोनरी धमनियों से होती है, दाईं और बाईं। और इनकी बनावट में क्या खास है? सबसे शानदार बात इनकी लोकेशन है। ये महाधमनी से निकलने वाली पहली शाखाएं हैं। पहली? हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ताज़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं वेंट्रिकल से पूरे शरीर के लिए निकलता है, उसका सबसे पहला हिस्सा खुद हृदय की मांसपेशियों को मिलता है। सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि इंजन को सबसे पहले और सबसे अच्छा ईंधन मिले। इसे कहते हैं हृदय पहले खाता है। हृदय पहले खाता है, ये याद रखने लायक बात है। अब एक और चीज है जो मुझे बहुत हैरान कर रही है। अगर हृदय एक मांसपेशी है तो उसे सिकुड़ने का सिग्नल मस्तिष्क से मिलना चाहिए, जैसे हमारी बांह या पैर की मांसपेशियों को मिलता है। पर मैंने सुना है कि हृदय शरीर के बाहर भी कुछ देर तक धड़क सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हृदय के पास अपनी खुद की कमांड या वायरिंग प्रणाली होती है। इसे कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। ये तंत्रिका ऊतक नहीं है, बल्कि विशेष हृदय मांसपेशी कोशिकाओं का एक नेटवर्क है जो खुद अपना विद्युत आवेग उत्पन्न और प्रसारित कर सकता है। मतलब इसका अपना छोटा मस्तिष्क है? एक तरह से कह सकते हैं। इस प्रणाली का बॉस या प्राकृतिक पेसमेकर सिनोएट्रियल नोड कहलाता है, जो दाएं अलिंद के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। यह एक नियमित गति से लगभग 60 से 100 बार प्रति मिनट एक विद्युत सिग्नल भेजता है। तो ये पेसमेकर सिग्नल भेजता है और फिर क्या होता है? ये सिग्नल पूरे हृदय में कैसे फैलता है? ये एक बहुत ही सुनियोजित रिले रेस की तरह है। ऐसे नोड से निकला सिग्नल पहले दोनों अलिंदों में फैलता है, जिससे वे सिकुड़ते हैं और अपना खून नीचे वेंट्रिकल्स में धकेल देते हैं। ठीक है। फिर ये सिग्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर पहुंचता है, जो अलिंद और निलय के बीच एक गेटकीपर की तरह काम करता है। गेटकीपर? वो सिग्नल को रोकता है, रोकता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए धीमा कर देता है। सेकंड के 10वें हिस्से के लिए। ओके। और ये देरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करती है कि वेंट्रिकल्स के सिकुड़ने से पहले अलिंद अपना सारा खून उनमें पूरी तरह से खाली कर सकें, ताकि पंपिंग प्रभावी हो। बिल्कुल। अगर सब कुछ एक साथ सिकुड़ जाए तो कुछ नहीं होगा। इस छोटी सी देरी के बाद सिग्नल हिस के बंडल और उसकी शाखाओं के माध्यम से बिजली की तेजी से दोनों वेंट्रिकल्स की दीवारों तक फैलता है, जिससे एक समन्वित शक्तिशाली संकुचन होता है जो खून को फेफड़ों और शरीर में पंप करता है।
वाकई ये समय का इतना सटीक खेल है। अब एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, हृदय इतनी ताकत से दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, इतने शक्तिशाली संकुचन के साथ ये अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं और इतनी लगातार गति से घर्षण क्यों नहीं होता? ये एक बेहतरीन सवाल है और हमें हृदय की सुरक्षा प्रणाली पेरिकार्डियम तक ले जाता है। पेरिकार्डियम एक 2 परतों वाली सख्त थैली है जो हृदय को चारों तरफ से घेरती है। इसकी बाहरी परत, जिसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, मोटी और मजबूत होती है। और ये क्या करती है? इसके 3 मुख्य काम है। पहला, ये हृदय को छाती में उसकी जगह पर लंगर डालकर रखती है। दूसरा, ये आसपास के अंगों से संक्रमण को हृदय तक पहुंचने से रोकती है। और तीसरा, ये हृदय को बहुत ज्यादा फैलने से रोकती है। एक तरह से सेफ्टी बेल्ट का काम करती है। ये तो बाहरी परत हुई। आपने कहा कि इसकी 2 परतें होती हैं। उनके बीच में क्या है? दोनों परतों के बीच एक बहुत पतली जुड़ा होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में लगभग 15 से 50 मिलीलीटर एक चिकना तरल पदार्थ, जिसे सीरस द्रव कहते हैं, होता है। ये एक उच्च प्रदर्शन वाले लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट? हाँ, जरा सोचिए, 1 लाख धड़कनें हर दिन 80 साल तक। बिना इस छोटे से लुब्रिकेशन सिस्टम के हृदय हर धड़कन के साथ खुद को ही घिसकर खत्म कर देता। यह तरल पदार्थ सुनिश्चित करता है कि हृदय जीवन भर बिना किसी घर्षण के आजादी से गति कर सके। तो इस विस्तृत शारीरिक रचना को देखने के बाद ये साफ है कि हृदय सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि वाकई में इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है। इसका पिरामिड जैसा आकार, इसके अंदरूनी चैम्बर का जटिल डिजाइन, इसकी पहले मैं खाऊंगा वाली रक्त आपूर्ति और इसकी अपनी स्वायत्त विद्युत प्रणाली, सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सटीक और उद्देश्यपूर्ण है। बिल्कुल। कि इस ब्लूप्रिंट को समझने से हमें इस महत्वपूर्ण अंग की नाजुकता और लचीलेपन दोनों की सराहना करने में मदद मिलती है। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी डोर का टूटना या वायरिंग में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट भी पूरे सिस्टम पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल, ये शरीर रचना विज्ञान की वो नींव है जिस पर पूरी हृदय की कार्यप्रणाली और आधुनिक चिकित्सा टिकी हुई है। जब सर्जन वॉल्व बदलते हैं, स्टेंट डालते हैं या पेसमेकर लगाते हैं, तो वे इसी जटिल और खूबसूरत ब्लूप्रिंट के साथ काम कर रहे होते हैं। हर खांचा, हर मांसपेशी और हर वॉल्व का अपना महत्व है, और इस डिजाइन को समझना ही उसे ठीक करने का पहला कदम है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने आज हृदय की भौतिक संरचना यानी उसके हार्डवेयर के बारे में गहराई से बात की। ये एक लगभग उत्तम मशीन है जो अपने आप चलती है, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, तनाव, खुशी, डर, ये सब इस परफेक्ट मशीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। वो कौन से जटिल रासायनिक और तंत्रिका संकेत हैं जो हमारे डरने पर इस प्रणाली को ओवरड्राइव में डाल देते हैं या शांत होने पर इसे धीमा कर देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शरीर रचना विज्ञान से आगे बढ़कर शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान की दुनिया में और भी गहराई तक ले जाता है।